आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं स्नेहलता आज के समाचारों के साथ हाजिर हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार आप जदयू से शिखर पद पर रहे हैं, लेकिन भारत रक्षा मंच से आखिर आपका जुड़ाव कैसे? अपना परिचय देते हुए एक संक्षिप्त विवरण। मैं जदयू में और जब समता पार्टी थी तब से मैं उस पार्टी में था, फाउंडर मेंबर रहा हूं मैं, और उनके शिखर पद पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के तौर पर युवा के रूप में मैंने काम किया। लगातार 6 वर्षों तक राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। जॉर्ज फर्नांडिस के प्रकरण को लेकर मुझे पार्टी से बाहर किया गया। उसके बाद कई दलों का प्रस्ताव आया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं किसी पार्टी में गया नहीं। अंत में 2016 में माननीय सूर्यकांत केलकर जी के द्वारा मुझे यह कहा गया कि आप संघ की तरफ आए, राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े। मैं कुछ दिन सोचने के बाद उनका दोबारा जब प्रस्ताव आया तो मैं स्वीकार कर लिया, और 2016 में मुझे बिहार और झारखंड का प्रभारी बना दिया गया। तब से मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। भारत रक्षा मंच क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है? भारत रक्षा मंच राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन है। ये समूचे राष्ट्र में व्याप्त है और सभी राज्यों में इसकी विधिवत कार्यकारिणी बनी हुई है। भारत रक्षा मंच की जो उत्पत्ति हुई वो संघ के बहुत बड़े प्रचारक माननीय सूर्यकांत केलकर जी के द्वारा की गई। 27 जून 2010 को भोपाल में बैठक कर यह निर्णय लिया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान उस समय जो संविधान में वर्णित था उसमें घुसपैठ पर कोई ठोस कानून नहीं था, जिसको लेकर यह विचार किया गया कि घुसपैठ को लेकर के एक ठोस कानून बनाया जाए, और इसी को संज्ञान में लेकर माननीय सूर्यकांत केलकर जी ने इसका गठन किया। चूँकि उस वक्त प्रत्येक दिन 4000 से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठ होते थे। चूँकि भारत कोई शरण स्थली नहीं है और लगातार घुसपैठ होने की वजह से यहाँ के युवाओं का रोजगार भी छीना जा रहा था, तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जनसंख्या अनियंत्रित हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच की स्थापना की गई। हाल ही में जमुई में छत्रपति शिवाजी जी का एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपने कहा कि माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बिहार के सीतामढ़ी में ही बने। आखिर क्यों? भारत रक्षा मंच शिवाजी जयंती प्रत्येक साल मनाते आया है, और जहाँ भी इसकी भारत रक्षा मंच की कार्यकारिणी है वह सभी जगह शिवाजी जयंती आयोजित करती है। इसी क्रम में जमुई जिले में भी एक भव्य आयोजन किया गया। चूँकि शिवाजी उन वीर सपूतों में है जो मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे वीर पैदा हुए हैं। वो कोई राजा नहीं थे, एक जागीरदार परिवार से थे, और उन्होंने मुगलों का दांत खट्टा किया। औरंगजेब जो सबसे क्रूर शासन था उसको उन्होंने सबक सिखाने का काम किया। तो हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं, तो उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर मैं माता सीता मंदिर निर्माण का जो बात रखा वो इस चीज़ को ध्यान में रखा कि चूँकि बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है और बिहार प्रगति कर रहा है, इस बात को लेकर मेरे मन में ध्यान आया कि अगर माता सीता का मंदिर बनता है तो 2-3 चीज़ें होगी। एक टूरिस्ट स्थल का निर्माण होगा और साथ ही वहाँ स्थानीय रोजगार का सृजन होगा और बिहार देश विदेश में प्रतिष्ठित होगा।
चूँकि माता सीता जगत जननी है, भारतेश्वरी हैं, और माता सीता भगवान राम की अर्धांगनी है, तो इस नाते भी चूँकि माता सीता का प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हुआ था, और यह आवश्यक है कि ये वहाँ मंदिर भव्य और दिव्य बने, जिससे बिहार प्रतिष्ठित हो। राम मंदिर बना, आज अयोध्या बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत विकसित होने जा रहा है। तो उस क्रम में चूँकि बिना सीता के राम अधूरे हैं, तो सीता का मंदिर भव्य बनना ही चाहिए, दिव्य बनना ही चाहिए। अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन जनता के बीच मैं इस मांग को लेकर के गया और लोगों का अपार समर्थन मुझे मिला, और लोगों ने कहा कि ये उचित मांग है और ये होना ही चाहिए। अभी कहाँ कार्यक्रम और भी हो रहा है? अभी मेरा कार्यक्रम भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, ये लगा हुआ कार्यक्रम है और ये होने हैं। अभी एक और जहां जोर शोर से बागेश्वर धाम से बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का बयान हिंदू राष्ट्र की ओर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत मूलतः हिंदू राष्ट्र है। सेकुलर शब्द तो संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो उसके पहले अगर आप 1974 के पहले देखें, शायद ईस्वी मेरी गलत हो सकती है, लेट मी करेक्ट, लेकिन सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया। भारत उसके पहले, अगर सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया तो सेकुलर शब्द जब जुड़ा है उसके पहले निश्चित तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र था। तो ये तो हिंदू राष्ट्र सनातनी है और इसे हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि अन्य संप्रदाय के लोगों को हम कष्ट पहुंचाएं या उन्हें कोई हानि पहुंचाएं। हमारे लिए सभी संप्रदाय पूजनीय हैं, सभी संप्रदाय माननीय हैं, सभी संप्रदाय श्रद्धा योग्य और आदर योग्य हैं। वर्तमान में बिहार में नीतीश सरकार की जो चल रही है शिक्षा नीति और जनगणना नीति, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा नीति का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार प्राप्त हो सके। अगर युवाओं को रोजगार उस शिक्षा से प्राप्त नहीं होती है तो मैं समझता हूँ वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन करता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन वह रोजगारोन्मुख हो, यह बात सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो हमारे देश के भविष्य हैं, और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अगर छलावा होता है तो यह बर्दाश्त योग्य नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो उनके भविष्य की चिंता करना ये सरकार का कार्य है और ये होना ही चाहिए। रोजगारोन्मुख अगर शिक्षा नहीं होती है तो मैं समझता हूँ भारत विकसित नहीं हो पाएगा, और अगर कोई ऐसा दंभ भरता है इसके बगैर तो वो झूठा कल्पना है जो संभव नहीं है। इसलिए अगर सही मायने में विकास करना है तो भारत को शिक्षित करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, और शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जितनी सस्ती होगी उतना से भारत विकास करेगा। आज आप देखें कि सरकारी स्कूल है और कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट का जो परिपालन है इतना तेज़ी से बढ़ गया कि सरकारी स्कूल में लाख सुविधाएं देने के बावजूद भी लोग नहीं जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पास सारे व्यवस्था हैं, स्कूल के ऊपर स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं, उनके ऊपर आरडीडी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ शैक्षिक व्यवस्था नहीं सुधर रही है। बिल्डिंग और भवन निर्माण करने से शिक्षा का विकास नहीं होगा। हमें व्यवस्था में सुधार लाना होगा, हमें उस पर गौर करना होगा कि हमारी कमियाँ क्या है। आज से 2004 के पहले अगर आप देखें तो इस तरह से कॉन्वेंट की व्यवस्था नहीं थी, और हमारे सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे शिक्षक ही उस स्कूल में शिक्षक बनते हैं और फिर वहाँ वो अच्छे काम करते हैं। वहाँ परसेंटेज भी लड़कों का ज़्यादा आता है, अच्छा आता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें इन व्यवस्थाओं में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर सरकारी और शैक्षणिक व्यवस्था जो सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था, उसमें इस प्रकार की कमजोरी क्यों है, क्या कारण रहा है। इस पर बहुत गौर करना, ठोस शिक्षा नीति बनानी है, खास करके युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। यही हमारे देश के भविष्य हैं। अगर ये नहीं अच्छे होंगे तो देश मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। जातीय जनगणना का सवाल जहाँ है, मैं समझता हूँ कि सरकार
जो सोच रही है उनका अपना सोचना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जातीय व्यवस्था या जातीय जनगणना अगर उन्हें आवश्यक लगता है तो वो करें, लेकिन इससे बहुत दूर तक देश को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसके बुरे परिणाम ही निकलेंगे, चूँकि सत्ता का संघर्ष बढ़ेगा। तो इससे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जनता, हमारे राज्य की जनता, हमारे देश की जनता, किस प्रकार हमें नीति बनानी चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो, प्रत्येक वर्ग समृद्धि की तरफ जाए, प्रत्येक वर्ग शिक्षित हो, शैक्षिक रूप से समृद्ध हो। ये जब विचार होगा और इस पर जब हम काम करेंगे तो हमारा राज्य बढ़ेगा, विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। अन्यथा जो विकास हो रहा है मैं उसे लंगड़ा विकास कहता हूँ, वो विकास संपूर्ण नहीं है। लोग ऐसे जो दम भरें, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जातीय व्यवस्था ये तो सनातनी है और ये कोई, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं किया गया। आप यजुर्वेद पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे कि इस भगवान शिव ने स्वयं रुद्र के रूप में कहा कि लोहार मैं ही हूँ, कुम्हार मैं ही हूँ। तो कहाँ जातीय व्यवस्था की बात उठती है? वहाँ तो उन्होंने आकर के सबको सम्मर्ज किया है कि ये हम अपने कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हम कार्य चुनते हैं। तो इसलिए जातीय व्यवस्था एक दृष्टिकोण से देखें तो सत्य भी है और भारत के लिए बहुत ही अनुकूल रहा है। भारत के बच्चे इसी जातीय व्यवस्था से अपने घर से रोजगार लेकर के निकलते थे, वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता था। मसलन आप लोहार के बच्चों को ले, कुम्हार के बच्चों को ले, बढ़ई के बच्चों को लें तो अपने घर से रोजगार पैदा करता था और वो तो समाज के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। उनके ऐसा इंजीनियर तो कोई रहा ही नहीं। उनको जो लोग दलित कहते हैं वो लोग उन्हें अपमानित करते हैं। वो दलित वास्तविक रूप में नहीं है, देश के कर्णधार हैं। आज हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो बढ़ई का देन है। उन्होंने मुझे सभ्यता दिया बैठने की, हमें सोने के लिए पलंग बनाया। लोहार हमारे कवच को, हमारे हाथों में हथियार दिया जिससे हम बुराइयों से लड़ सकें। इतने बड़े आर्किटेक्ट जो उस जमाने में इतनी सोच रखता था, आज उसके साथ अगर हम दलित कह करके उसकी मानसिकता को प्रताड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ घोर अनर्थ हो रहा है। इस बात को अविलंब रोकना चाहिए। जातीय व्यवस्था निश्चित रूप से विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भारत में जितनी जातियाँ होगी भारत उतना समृद्ध होगा, लेकिन वर्तमान परिवेश में जातीय व्यवस्था को दूसरे दृष्टिकोण में रख लिया गया है। वो वोट बैंक की राजनीति लोग बना रहे हैं, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। सभी जात एक दूसरे के पूरक हैं। कोई जात अगर ये कहता है कि मैं उसके बगैर काम कर लूँगा, ये संभव नहीं है। हम एक परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार से हम लोग निकले हुए सारे लोग हैं। इसलिए ऊंच नीच का भेदभाव जो लोग भी पहले किए या आज कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए।